going to explain about the ductus arteriosus। तो देखो बेटा ये एक फ्रेश डायग्राम बनाया है मैंने और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है बेटा? एओर्टा। इसको कहते हैं बेटा आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से राइट वेंट्रिकल से भी एक बहुत बड़ी सी वेन निकलती है, पल्मोनरी एओर्टा। मैंने बताया था ना, ये कहां जाती है? लंग्स में जाती है। तो बेटा ये निकलती है ऐसे। तो तुम देखो कि ये दोनों, ये एओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रहे हैं ना, ऐसे टाई हो रहा है, ऐसा क्रॉस कर रहे हैं। तो जहां पर ये दोनों बेटा आपस में क्रॉस करते हैं, यहां पर एम्ब्रियोलॉजिकली एक डक्ट प्रेजेंट होती है बेटा, यानी कि देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओवर देयर एज वेल। ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसस वो डक्ट है जो किन दो चीजों को जोड़ रही है आपस में? आर्च ऑफ एओर्टा को और दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, इन दोनों चीजों को ये जोड़ रही है, डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये एम्ब्रियो जब धीमे धीमे करके डेवलप होता है तो ये रूमिनेट कर जाती है, खत्म हो जाती है। ये अगर ना खत्म हो, बेबी पैदा हो गया फिर भी ये बनी रहे, तो आपको ये पता है कि एओर्टा में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मोनरी आर्टरी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगेन देयर वुड बी मिक्सिंग, ब्लड की मिक्सिंग होने लगेगी। हाँ, उस एक्सटेंट की नहीं होगी जितनी की फोरामेन ओवेल के पेटेंट होने पर होती है, लेकिन फिर भी होगी। तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, सो दिस इज अनदर कंजेनाइटल डिजीज व्हिच इज सिंस बर्थ। ठीक है, सो दिस इज देन थर्ड कम्स द मिट्रल स्टेनोसिस। अब देखो माइट्रल स्टेनोसिस, जैसा कि आपको पता चल गया है कि मैं बात किसकी कर रहा हूं? माइट्रल वॉल्व की। तो आपको ये पता है, देखो माइट्रल वॉल्व जो है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? यहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये माइट्रल वॉल्व का प्रेजेंस है। अब माइट्रल वॉल्व जो होता है बेटा, ये इसके फ्लैप्स बहुत ही इलास्टिक होते हैं, दे आर वेरी मच इलास्टिक। इलास्टिसिटी तो चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, धीमे धीमे खत्म हो सकती है। कैसे खत्म हो जाती है? देयर आर वेरियस फैक्टर्स। ब्लड में अगर, ध्यान से सुनना बेटा, ब्लड में अगर यूरिया की मात्रा नंबर 1, सेकेंड क्रिएटिनिन की मात्रा नंबर 2, नंबर 3 ग्लूकोज की मात्रा, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ग्लूकोज है, कैल्शियम है, अगर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है तो धीमे धीमे होता क्या है? अब भाई किसी सोल्यूशन में अगर किस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या होगा? प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा। ये सारे के सारे यहां पर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। अब ये जब प्रेसिपिटेट कर जाते हैं बेटा, तो होता क्या है कि कड़ा हो जाएगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। भाई यूरिया है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है यूरिया का, तो कहीं पे डिपॉजिट होगी तो वो कड़ा कर देगी किसी भी स्ट्रक्चर को। तो मिट्रल स्टेनोसिस का मतलब ये होता है, स्टेनोसिस का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। इस इलास्टिसिटी का लॉस हो जाता है। तो जब ऑरिकल वेंट्रिकल में ब्लड पंप करता है ना, तो ये पूरी तरह से खुलते नहीं है, पूरी तरह से ओपन नहीं होंगे, क्योंकि कड़े हो गए। इलास्टिक होते तो पूरी तरह से ओपन हो जाते, पर चूंकि ये बहुत हार्ड हो गए, अब ओपन नहीं करते हैं, तो फुल अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा पाता है। ठीक है, ऐसे इधर भी होता है, फुल अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उससे अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब वो चीजें जो है वो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे। ठीक, तो दिस इज मैलफॉर्मेशन टाइप 1, दिस इज हार्ट डिजीज में मैंने आपको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में बताया। अब जो दूसरा बताने जा रहा हूं बेटा, उसको कहते हैं हाइपोक्सिक स्टेट ऑफ द हार्ट। हाइपोक्सिक स्टेट ऑफ द हार्ट,
अब देखो इसमें फिर मुझे इस रो को समझाने के लिए आपको कुछ नॉर्मल सी चीजें बतानी पड़ेंगी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो मानो ये हार्ट है, ठीक है, आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां से निकलती है क्या, कौन सी है ये, एओर्टा, ठीक। इसको कहते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक आर्च भी। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्च। अब इस ब्रैंकियोसेफेलिक आर्च या आर्च ऑफ एओर्टा से डायरेक्टली दो आर्टरीज नीचे डिसेंड करती है बेटा, एक राइट साइड में ब्लड सप्लाई देने के लिए और एक लेफ्ट साइड में ब्लड सप्लाई देने के लिए, ठीक है। इन्हें कहते हैं राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। सो दीज आर राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है बेटा। अब ये राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ये कि हार्ट की वॉल्स को सप्लाई करती है, ठीक। तो मान लो कि ये हमारा हार्ट है, ठीक, इसको कोई आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड, ब्लड यहां तक पहुंचा है। भाई हार्ट की मसल्स तो पूरी जिंदगी लगातार काम करती रहती हैं, तो उनको तो ऑक्सीजन की हमेशा ही रिक्वायरमेंट होती रहती है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा हो रहा है कि ब्लड इज बीइंग सप्लाइड टू दिस हार्ट थ्रू दिस वेसल, ये वेसल के थ्रू सप्लाई हो रहा है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस। कई रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बेटा इस पाथ में एक प्लग बन जाए, एक क्लॉट बन जाए, दिस इज नोन एज प्लग या क्लॉट बन जाए। तो अब ये जो हार्ट की सप्लाई है, पहले क्या ये यहां तक हो पाएगी? कभी नहीं। ये जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, ये क्या इस पोर्शन में ऑक्सीजन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। फिर क्या होगा? ऐसी स्टेट में जो यहां पर टिश्यूज होते हैं, यहां पर जो टिश्यू होंगे, दे विल लैक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई यहां पर। इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेटा एक स्टेट क्रिएट होती है, इसको रेस्पिरेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक, तो हार्ट जो हमारा है वो हाइपोक्सिक स्टेट में चला गया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और वो लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लग या क्लॉट आ गया था इस वेसल में। इस वेसल में ये प्लग या क्लॉट आ गया, जिसकी वजह से ये टिश्यू ऑक्सीजन लैक करने लगा। ऑक्सीजन लैक करने की वजह से हाइपोक्सिया हो गया। इस हाइपोक्सिया की वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है, सीने में दर्द होता है। इस दर्द को नाम दिया गया है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया था, जब पहले कभी एम्स अलग हुआ करता था नीट से, तो एक सवाल आया था कि इस तरह के केसेस में किस आयन की, किस फ्री रेडिकल की थेरेपी दी जाती है? नाइट्रोसोनियम आयन की बेटा, याद रखना, ये नाइट्रोसोनियम आयन कहलाता है। इसकी थेरेपी दी जाती है ऐसे केसेस में। अब इस प्लग या क्लॉट के जमने की वजह से, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस प्लग या क्लॉट इनटू दिस आर्टरी, देयर इज अ कंडीशन नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस व्हिच अकर्स। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्यों कह रहे हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस? भाई कोरोनरी आर्टरी में मान लीजिए यहां पे ब्लॉकेज हो गया, तो इसकी वजह से टर्न पड़ा कोरोनरी। और थ्रोम्बोसिस क्यों कह रहे हैं? थ्रोम्बस का मतलब ही क्लॉट होता है। भाई ग्रीक में थ्रोम्बस का मतलब ही होता है क्लॉट। So the occludence which is created due to presence of this clot
inside the coronary artery is known as coronary thrombosis. ठीक, अब ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस पार्शियल भी हो सकती है और फुल भी हो सकती है। पार्शियल कब होगी? जब ये छोटा सा रहे तो ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर यही धीमे 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 करके बड़ा हो जाएगा तो कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा ना पैसेज को। ठीक है, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अब इतना समझ में आया, एंजाइना पेक्टोरिस तक समझ में आया कि हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की लैक की वजह से सीने में दर्द होने लगा। अच्छा देखो, हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है, हर चीज को लाइटली लिया जाता है। सीने में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर की दवा खा ली। लेकिन अगर इस कंडीशन को एज इट इज बिना ट्रीट किए छोड़ दिया गया, एंजियोग्राफी नहीं कराई गई, एंजियोप्लास्टी नहीं कराई गई, तो ये धीमे धीमे करके रोग बढ़ जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस? देखो, एंजाइना तो पेन था, पेन हुआ चेस्ट में, हाइपोक्सिक स्टेट में, हाइपोक्सिक स्टेट में, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो क्या होता है? कंप्लीट